नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। देश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अश्रुपूर्ण विदाई दी। पूरे सैन्य सम्मान के साथ नई दिल्ली में अंतिम संस्कार। भारत ने कहा, चीनी सेना ने जारी बातचीत के बीच 29, 30 और 31 अगस्त को पूर्वी लद्दाख में उकसावे की कार्रवाई की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने फेसबुक को देश विदेश सामुदायिक दिशा निर्देश जारी करने के लिए पत्र लिखा। कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर करीब 77% हुई। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 27 समेकित कोल्ड चेन विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी और भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड की सबसे दूर की नक्षत्र आकाशगंगाओं में से एक की खोज की। समाचार संध्या में लवली निगम के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश ने आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अश्रुपूर्ण विदाई दी। आज दोपहर बाद नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करते हुए पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। श्री मुखर्जी का कल निधन हो गया था। वे पिछले 22 दिन से सेना के अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनकी सर्जरी की गई थी। इस दौरान वे कोरोना वायरस से भी संक्रमित हो गए थे। पूर्व राष्ट्रपति का पार्थिव शरीर आज सवेरे उनके निवास 10 राजाजी मार्ग पर लाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण तथा डॉक्टर हर्षवर्धन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा गुलाम नबी आजाद, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, तीनों सेनाओं के प्रमुखों और कई गणमान्य व्यक्तियों ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री मुखर्जी को देश की प्रगति की दिशा में उनके प्रयासों के लिए पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक व्यक्त किया और 2 मिनट का मौन रखा। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव में कहा गया कि प्रणब मुखर्जी के निधन से देश ने एक प्रतिष्ठित राजनेता और उत्कृष्ट सांसद खो दिया है। सरकार ने 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। 7 बार सांसद रह चुके प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव मिराटी में प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 में हुआ। कोलकाता विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि तथा विधि में उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने कॉलेज शिक्षक और पत्रकार के रूप में अपना जीवन शुरू किया। राष्ट्रीय आंदोलन में अपने पिता के योगदान से प्रेरणा लेकर श्री मुखर्जी संसद के उच्च सदन राज्यसभा में चुने जाने के बाद वर्ष 1969 में पूरी तरह सार्वजनिक जीवन में कूद पड़े। उन्होंने केंद्रीय वित्त, रक्षा, विदेश और वाणिज्य मंत्री के रूप में काम किया। वह 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। श्री मुखर्जी ने संसद के दोनों सदनों के नेता के रूप में भी काम किया। उन्होंने प्रशासनिक सुधार, सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, मेट्रो रेल आदि की स्थापना जैसे विभिन्न मुद्दों पर गठित 95 से अधिक मंत्री समूहों की अध्यक्षता करते हुए सरकार के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों तक पहुंचने में अग्रणी भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संदेश में कहा कि श्री मुखर्जी ने राष्ट्र के विकास में अमिट छाप छोड़ी है। वे एक उत्कृष्ट सांसद होने के साथ ही बेहद मुखर और हंसमुख नेता थे। श्री मोदी ने कहा कि वे एक ऐसे विद्वान और अग्रणी राजनेता थे जिन्हें समाज के सभी वर्गों का सम्मान मिला। एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे। ये राष्ट्रपति के दायित्व का हिस्सा नहीं था, लेकिन उनके भीतर का इंसान अपने एक साथी की चिंता, और मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व, ये संबंध, ये रूप राष्ट्र जीवन के लिए एक बहुत बड़ा हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम होता है, और वो काम प्रणब दा ने किया।
पुडुचेरी विधानसभा परिसर में श्री मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधानसभा अध्यक्ष वीपी सिवाकुलुंतु, उपाध्यक्ष एमएनआर बालान, कल्याण मंत्री एम कंडासामी, विधायकों और अन्य अधिकारियों ने प्रणब मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र और पूर्व सांसद अभिजीत ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के जंगीपुर में उनके आवास के एक मंजिल को प्रणब मुखर्जी की याद में संग्रहालय सह पुस्तकालय के रूप में बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि सरकार उनके दिवंगत पिता के सम्मान में एक डाक टिकट जारी करे। उन्होंने कहा कि वे प्रणब दा की निजी वस्तुओं, विशेष रूप से बड़ी संख्या में पुस्तकों और सम्मान पट्टिका जैसे उपहार आदि को एकत्रित कर संग्रहालय में सजाएंगे। देश में कोविड-19 के रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.94% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 65,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक लगभग 28,40,000 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या जुलाई के पहले सप्ताह के मुकाबले अगस्त के आखिरी सप्ताह में 4 गुना अधिक हो गई है। प्रभावी तरीके से नमूनों की जांच और रोगी के संपर्कों का पता लगाने तथा उपचार करने से बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हुए हैं और मरने वालों की संख्या भी कम हुई है। इस समय देश में मृत्यु दर 1.77% है। पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 70,000 लोगों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे कुल संक्रमित लोगों की संख्या 36,91,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 819 लोगों की मौत होने से मरने वालों की संख्या 65,288 हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,312 नए मरीजों का पता चला। राजधानी में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 1,77,000 से अधिक हो गई है। अब तक 1,56,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,050 रोगी स्वस्थ हुए। मृतकों की संख्या 4,462 हो गई है। केरल में आज कोविड-19 के 1,140 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 2,111 मरीज ठीक हुए। महामारी से 4 और लोगों की मृत्यु की खबर है। नए मामलों में से 1,059 लोग मरीजों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए, जबकि 158 मामलों के स्रोत का पता नहीं चल पाया। आज 20 स्वास्थ्य कर्मी भी कोविड से संक्रमित पाए गए। देश भर में अनलॉक 4 के दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। ये निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 के हिस्से के रूप में कोरोना निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर अधिक गतिविधियां खोलने की अनुमति दी थी। दिशा निर्देशों के अनुसार देश भर में इस महीने की 7 तारीख से मेट्रो सेवाएं फिर से शुरू होंगी और स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। केंद्र ने इस महीने की 21 तारीख से 100 लोगों तक की भागीदारी के साथ धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और खेल संबंधी आयोजनों की भी मंजूरी दी थी। सरकार की विशेष अनुमति को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा अभी स्थगित रहेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान की आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तमिलनाडु में अनलॉक 4 के दिशा निर्देश लागू होने के बाद आज से बसों का संचालन फिर से शुरू हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए पूजा स्थल भी खोल दिए गए हैं। तमिलनाडु में लगभग 5 महीनों के बाद बसों का परिचालन आज से पूरी तरह से शुरू हो गया। विभिन्न जिलों से मिली रिपोर्ट के अनुसार बसों में बहुत अधिक लोग सफर नहीं कर रहे हैं। हालांकि बसें सीमित संख्या में चल रही हैं। प्रसिद्ध मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही देखी जा रही है। श्रद्धालुओं को थर्मल स्कैनिंग, हाथ सैनिटाइज करने और सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए प्रवेश की अनुमति दी गई है। इसके अलावा पार्क, शॉपिंग मॉल और होटल भी आज खुल गए हैं। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग में डॉक्टर एस राजेश्वरी ने लोगों को घरों में रहने और हाथों की निरंतर साफ सफाई रखने की सलाह दी है। We have seen that there is a severe shortage of ICU facilities in the most developed of countries. And in order that we do not face the same calamity in our country, it is vital that we do not stress the health system by becoming more sick and bringing more patients. And for this,
I urge that you must stay at home and must maintain hand hygiene to reduce the number of patients coming into the hospital. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर, माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव, शहर हो या गांव। रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी। ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अश्रुपूर्ण विदाई दी। पूरे सैन्य सम्मान के साथ नई दिल्ली में अंतिम संस्कार। भारत ने कहा, चीनी सेना ने जारी बातचीत के बीच 29, 30 और 31 अगस्त को पूर्वी लद्दाख में उकसावे की कार्रवाई की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने फेसबुक को देश विशेष सामुदायिक दिशा निर्देश जारी करने के लिए पत्र लिखा। कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर करीब 77% हुई। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 27 समेकित गोल्ड चेन विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी और भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड की सबसे दूर की नक्षत्र आकाशगंगाओं में से एक की खोज की। भारत ने कहा है कि चीन की सेना ने 29, 30 और 31 अगस्त को उकसाने वाली कार्रवाई की, जबकि इस दौरान दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत जारी थी। भारत चीन सीमा क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत ने हाल में चीन की उकसाने वाली और उत्तेजक कार्रवाई के बारे में राजनयिक और सैन्य माध्यमों के जरिए चीन से बातचीत की है। दोनों देश सीमा पर स्थिति को सुलझाने के लिए पिछले 3 महीने से सैन्य और राजनयिक माध्यमों से परस्पर बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्री और विशेष प्रतिनिधि इस बात से सहमत हुए हैं कि स्थिति से जिम्मेदाराना तरीके से निपटा जाए और कोई भी पक्ष उकसाने वाली कार्रवाई न करे और ये सुनिश्चित किया जाए कि सीमा पर शांति बनी रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, सेना प्रमुख एमएम नरवणे और मिलिट्री ऑपरेशंस के महानिदेशक के साथ चीन के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक की। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि चर्चा का केंद्र बिंदु चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए द्वारा दक्षिण पैंगोंग इलाके में हाल की उकसावे की कार्रवाई के मद्देनजर भारत के भविष्य में की जाने वाली कार्य रूपरेखा रहा। कल चुशुल में पीएलए की उकसाने वाली सैन्य कार्रवाई के बारे में भारतीय सेना और पीएलए के बीच ब्रिगेड स्तर की फ्लैग बैठक हुई। सेना ने बताया कि पीएलए सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के दौरान दोनों पक्षों के बीच बनी राजनयिक और सैन्य सहमति का उल्लंघन किया है। पीएलए ने 29 और 30 अगस्त की रात में यथास्थिति बदलने की उकसावे वाली सैन्य कार्रवाई की। हालांकि भारतीय सेना ने पहले ही पीएलए की मंशा भांपते हुए जवाबी कार्रवाई की। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में रक्षा विशेषज्ञ और सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक उदय भास्कर ने कहा कि भारत ने चीन के अकारण सैन्य गतिविधियों का माकूल जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि देश बातचीत के जरिए
शांति कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन साथ ही अपनी क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के प्रति भी संकल्पित है। भारतीय स्थल सेना ने जो कार्रवाई किया है अभी पांगोंग तालाब के दक्षिणी ओर पे, मुझे लगता है कि ये एक प्रकार का संकेत है कि नई दिल्ली के ओर से ये दृढ़ता भी है और संयम भी है, जिस प्रकार से संकेत दिया जा रहा है चीन के फौज को तथा चीन के जो राजनीतिक लीडरशिप है बीजिंग में। जहां तक हम इस वक्त निष्कर्ष कर सकते हैं, अभी जो पहल है ये चाइना के ओर से आएगा कि वो शांति और बातचीत के दायरे में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जितना भी उथल हुआ है कि क्या वो इस मार्ग से उसे सुधरने के लिए तैयार हैं या कोई और विकल्प का षड्यंत्र कर रहे हैं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के संस्थापक और प्रमुख से कहा है कि वे विविध विचारों के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए देश विशेष समुदाय दिशा निर्देश बनाएं। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग को लिखे पत्र में उन्होंने 2019 के आम चुनाव में फेसबुक के रवैये पर गंभीर चिंता व्यक्त की। श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस चुनाव में फेसबुक प्रबंधन ने दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाले पोस्ट की पहुंच कम करने और ऐसे पृष्ठों को हटाने का बेजा प्रयास किया था। श्री रविशंकर ने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पूर्वाग्रह का जिक्र करते हुए कहा कि फेसबुक प्रबंधन ने इस मुद्दे पर सुधार के उपायों की मांग करने वाले संदेशों का जवाब तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ फेसबुक कर्मचारियों के एक समूह की सांठ-गांठ से निहित स्वार्थी तत्वों ने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चोट पहुंचाने की कोशिश की। श्री रविशंकर प्रसाद ने जोर देकर कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जब सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करने के एकमात्र उद्देश्य से अराजक और कट्टरपंथी तत्वों ने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने तथ्यों की वास्तविकता की जांच का काम बिना पुष्टि किए और अविश्वसनीय एजेंसियों को दिए जाने का प्रचलन समाप्त करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। सरकार ने देश में समेकित कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन संरचना के विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 27 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से 16,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजन हो सकेगा और लगभग 2,57,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि कृषि उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का प्रावधान करने से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और देश फल सब्जियों की मांग को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इन परियोजनाओं से कृषि आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। इन 27 नई परियोजनाओं में कुल 743 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा और प्रभावी कोल्ड चेन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन राज्यों में शामिल हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। भारत ने भागीदार देशों ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ अनुकूल, समावेशी और संतुलित व्यापार का माहौल बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। तीनों देशों के व्यापार और वाणिज्य मंत्रियों के साथ बैठक में अपने बाजारों को खोलने और निष्पक्ष, पारदर्शी और संतुलित निवेश के वातावरण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। मंत्रियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सप्लाई चेन को लचीला बनाने में क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए इस दिशा में नई पहल करने की इच्छा जताई। उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में कहा कि ये पहल उचित समय पर की गई है। देश के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा पूरी तैयारी के साथ आज शुरू हुई। लगभग 660 केंद्रों पर बृहस्पतिवार तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए लगभग 9,58,000 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। कोविड महामारी के दौरान आयोजित होने वाली ये पहली ऐसी परीक्षा है जिसमें करीब 10 लाख छात्रों के लिए 600 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्यमंत्रियों से उम्मीदवारों को सहयोग करने की अपील की है।
मध्य प्रदेश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई के सुचारू संचालन के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस परीक्षा में राज्य के 47,000 से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इंजीनियरिंग और फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज से शुरू हुई संयुक्त प्रवेश परीक्षा में राज्य के 47,000 से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी 6 सितंबर तक राज्य के 11 जिलों में 26 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित करेगी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए सभी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं। पिछली बार इस परीक्षा में 42,000 छात्र शामिल हुए थे। इस प्रकार कोविड-19 महामारी के बाद भी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 5,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। राजधानी भोपाल में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। छात्रों को परीक्षा केंद्र तक लाने ले जाने के लिए राज्य सरकार ने निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा कई सामाजिक संगठन भी निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी? अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड की सबसे दूर की नक्षत्र आकाशगंगाओं में से एक की खोज कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये गर्व की बात है कि भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट ने पृथ्वी से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा से चरम यूवी प्रकाश का पता लगाया है। इस आकाशगंगा की खोज पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के डॉक्टर कनक साहा के नेतृत्व में खगोलविदों की टीम ने की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत आह्वान को आगे बढ़ाते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बम्बई ने मुख्य रूप से दस्तावेजों की स्कैनिंग करने में इस्तेमाल किए जाने वाले चीन के ऐप के विकल्प के रूप में एक नए कैम स्कैनर ऐप एयर स्कैनर की शुरुआत की है। चीन के ऐप पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आईआईटी बम्बई के विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया ये नया ऐप निःशुल्क उपलब्ध होगा। 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद आईआईटी बॉम्बे ने चीनी दस्तावेज स्कैनिंग ऐप के लिए एक स्वदेशी विकल्प विकसित किया है। एआईआर स्कैनर नामक यह ऐप 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था। हमने रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल सिविल इंजीनियरिंग विभाग आईआईटी बॉम्बे के अंतिम वर्ष के बीटेक के 2 छात्रों से बात की, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के बाद इस ऐप को विकसित किया। इस ऐप की सुरक्षा सुविधाओं के बारे में बताते हुए कविन अग्रवाल ने बताया, Basically, unique features like
AI dictionary and narrator that makes reading super easy. AI Scanner is available in Play Store in free of cost. It also doesn't show any ads, and PDF documents generated through it do not contain any watermark. Some of the features that our AI Scanner app has two parts, like document scanner and reading assistant. रोहित चौधरी ने इस ऐप की कार्य क्षमता के बारे में बात करते हुए कहा, We have our own custom-built algorithm and features to avoid any leakage of data. Most of the apps out there are based on open source libraries, which might contain malicious bugs and cause data leakage. And there are many Indian scanner apps depending on unsecured open source libraries, modifiable by anyone, and yet they claim security. So here, AI Scanner have minimal uses of open source libraries and are used only when coming from a guaranteed and secure source. यदि यह दोनों छात्र इस ऐप को एक स्टार्टअप में बदलने के अपने सपने को साकार कर सके तो भारत वास्तव में अपनी युवा पीढ़ी के हाथों में एक उज्जवल भविष्य पाएगा। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कोल इंडिया लिमिटेड CIL देश में कोयला निकासी, आधारभूत संरचना, परियोजना विकास, अन्वेषण और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों से संबंधित लगभग 500 परियोजनाओं के विकास पर 1 करोड़ 22 लाख रुपए का निवेश करेगी। निवेश का लक्ष्य भारत को कोयले के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है और वर्ष 2023-24 तक 1 अरब टन का उत्पादन लक्ष्य हासिल करना है। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि CIL अगले 3 से 4 वर्षों में अपनी 49 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए 2 चरणों में 14,200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की श्रृंखला में आज हम आपको इस अभियान के तहत विशाखापत्तनम में किए गए प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं। विजयवाड़ा के लोक संपर्क ब्यूरो के अपर महानिदेशक डी मुरली मोहन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना एक भारत श्रेष्ठ भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एकजुट करने तथा सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने का मंच है। लोक संपर्क ब्यूरो विजयवाड़ा की ओर से आयोजित वेबिनार में विशाखापत्तनम गुरुद्वारा अध्यक्ष दिलशाह सिंह आनंद ने कहा है कि सांस्कृतिक गतिविधियों के आदान प्रदान से एक दूसरे को जानने में मदद मिलती है। श्री सिंह ने कहा कि उनकी पीढ़ी 50 वर्ष पहले विशाखापत्तनम में रच बस गई थी। उन्होंने कहा कि शहर के लोग बहुत ही शांत और भावुक स्वभाव के हैं। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 273 अंक बढ़कर 38,901 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 83 अंक की बढ़त के साथ 11,470 पर पहुंच गया। मुंबई सहित समूचे महाराष्ट्र में 10 दिवसीय गणेश महोत्सव मनाया गया। कोविड-19 महामारी के प्रतिबंधों और दिशा निर्देशों के अनुसार गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ, लेकिन राज्य में कोई भी विसर्जन जुलूस नहीं निकाला गया। बड़े गणेश मंडल ने इस वर्ष अपनी मूर्ति स्थापना को रद्द कर दिया था। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे तथा सामान्य बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में भी सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 25 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे तथा कुछ स्थानों पर सामान्य या गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 27 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शहर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश हो सकती है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 17 जबकि अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। लद्दाख में सामान्य तौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 12 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं और सामान्य वर्षा होने के अनुमान है। मुजफ्फराबाद में भी सामान्य तौर पर बादल छाए रहने तथा कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने का अनुमान है। तापमान 18 और 24 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अश्रुपूर्ण विदाई दी। पूरे सैन्य सम्मान के साथ नई दिल्ली में अंतिम संस्कार। भारत ने कहा, चीनी सेना ने जारी बातचीत के बीच 29, 30 और 31 अगस्त को पूर्वी लद्दाख में उकसावे की कार्रवाई की।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने फेसबुक को देश विशेष समुदाय दिशा निर्देश जारी करने के लिए पत्र लिखा। कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर करीब 77% हुई। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 27 समेकित कोल्ड चेन विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।